आज हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखेंगे, समझेंगे भारतीय विदेश नीति। और इस लेक्चर में हम 2022 में जो भी कह सकते हैं उसका रिकैप करेंगे पूरा। और हम 2023 के लिए प्रोजेक्शन करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। और हम भारत की जो विदेश नीति है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे, इससे फायदा आपको ये होगा कि पूरे साल का जो भी कह सकते हैं एक रिकैप हो जाएगा और इंटरनेशनल रिलेशन के जो इस टॉपिक को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फॉरेन पॉलिसी 2023 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इस समय की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी 2022 में रही। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि इंडिया के पास अभी काफ़ी स्कोप है इस 2023 ईयर में। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि भारत जो है वो G20 और G20 के साथ साथ में जो है SCO, ये दोनों की प्रेसिडेंसी इस समय जो है वो भारत के पास है। और इंडिया जो है 2023 में G20 के साथ साथ जो है SCO की प्रेसिडेंसी जो है वो कह सकते हैं कि करेगा। अब भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और आपको मालूम होगा कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति किस टाइप की होनी चाहिए। लेकिन भारत ने जो है किसी भी पक्ष में न रह के भारत ने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए। पहले भारत को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, आलोचना की जा रही थी, लेकिन बाद में बात यहाँ तक पहुँच गई कि भारत जो है रशिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि आपको पता है कि हम G20 का जो समिट है उसकी अध्यक्षता या चेयरमैनशिप भारत के पास है। तो इस बार मीटिंग समिट जो है G20 का भारत में होगा, SCO का समिट भारत में होगा। देखिए, G20 की इस बार जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, या हम कह सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थीम इस बार की है। हमें प्रेसिडेंसी जो मिली हुई है वो इंडोनेशिया से मिली हुई है क्योंकि पिछला जो समिट हुआ है बाली इंडोनेशिया में हुआ है। और ये 2023 में एक पोटेंशियल जताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है, पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है कि भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रशिया और यूक्रेन के वॉर को समाप्त करने के लिए। G20 और SCO की जो समिट है इसके दौरान भारत किन चीज़ों पर ध्यान देगा। भारत के लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ में चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो इंडिया किसके लिए काम करेगा? एक तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम करेगा, एक सबसे पहला बात ये है। साथ ही साथ हमारा जो फोकस रहेगा वो इंडो पैसिफिक पर रहेगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर। साथ ही साथ जो है हम एंटी टेरर कॉपरेशन कोर पर भी काम करेंगे। इन 2023 कोर एरियाज हैं इकोनॉमी, इंडो पैसिफिक एंड टेररिज्म। ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और भारत ने हमेशा रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ हमने हमेशा बात की है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की। पूरी दुनिया जो है इस मुद्दे पे बटी रही, लेकिन भारत ने SCO की जब समिट हुआ था, पुतिन साहब मोदी जी से मिले थे, तो मोदी साहब ने ये कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और हमने डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा इस को सॉल्व करने की बात कही। यहाँ इतने सारे सैंक्शन लगने के बाद भी रशिया के साथ और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को अपोज किया कि वो वहां से तेल न खरीदें। ऑयल एंड गैस, आपको मालूम होगा कि भारत ने ऑयल एंड गैस जो है वो रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद, सैंक्शन लगने के बाद भी भारत ने जो है वहां से इंपोर्ट किया है। भारत चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, एक बहुत ध्रुवी दुनिया बने जिसमें काफ़ी सारी शक्तियां हों, एक पावर बैलेंस हो और हम भारत को यूनाइटेड नेशंस में
परमानेंट मेंबरशिप मिले, साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी है G20 इस समय। और वॉइस ऑफ साउथ भारत जो है, कह सकते हैं कि दक्षिण की आवाज भारत है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो ये देश हैं, एशिया जो है, तो ऐसे में भारत हमेशा जो है इनको लीडरशिप प्रोवाइड करता रहा है। जैसे कि आपने देखा कोविड के समय सप्लाई चेन काफी डिस्टर्ब हुई, इस समय हंगर की भी प्रॉब्लम रही, एनर्जी सिक्योरिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। तो भारत ने जो भी डिसीजंस लिए हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में लिए हैं, राष्ट्रीय हित में लिए हैं, और हमने वेस्टर्न सैंक्शन की परवाह न करते हुए रशिया से हमने ऑयल और गैस को लेना जारी रखा, क्योंकि भारत के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, एनर्जी सिक्योरिटी भी भारत की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी रशिया के ऊपर जो मिलिट्री जो आर्म्स हैं, कह सकते हैं, और जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो रशिया से भारत को आते हैं। हमारी डिपेंडेंसी है उनके ऊपर लगभग 46%। तो ये भारत के लिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज में समझ सकते हैं कि भारत की एक कह सकते हैं कि कारण है रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है। तो हमारा इस समय रशिया से लगातार जो है चीज़ों को मंगाना, तो भारत इस समय ये चाहता है कि हम अपने ट्रेड को बूस्ट करें, अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करें रशिया के साथ साथ, साथ ही साथ यूक्रेन के साथ, जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस मेंटेन हो, व्यापार संतुलन मेंटेन हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये जाननी चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बीच में आपको पता होगा कि अमेरिका जो है लगातार बीच बीच में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज का जो बिहेवियर है, जिस तरीके से, और भारत ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, भारत के नेशनल इंटरेस्ट में लिया है, सो ये हमारे फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें डायनेमिज्म है, एक सबसे खास बात है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी समिट अभी होनी है भारत में, इसके 8 मेंबर हैं। भारत का सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ चाइना और पाकिस्तान है। चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हमने तवांग एरिया में इस चीज को देखा। तो हम कहीं ना कहीं जो है SCO के माध्यम से एक हमारे पास बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो SCO के लिए अभी जो मीटिंग होने वाली है, शी जिनपिंग जो है 2 बार भारत आएंगे, क्योंकि G20 समिट में भी पार्टिसिपेट करने आएंगे, साथ ही साथ SCO में भी आएंगे। तो हम उनसे डिफरेंट मुद्दों पे बातचीत तो कर ही सकते हैं। जहां तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे, मुक्त व्यापार समझौते की बात करेंगे, तो अभी भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो UAE के साथ हो चुका है, साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ में हो चुका है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, अभी हमारी जो FTA के साथ बातचीत चल रही है FTA के लिए, वो UK से चल रही है। जब से ब्रेग्जिट जब से हुआ है, जब से कह सकते हैं कि UK जो है एक नए पार्टनर तलाश रहा है। इसके बाद UK भी काफी इंटरेस्टेड है FTA के लिए, और हम लोग जो है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल और साथ ही साथ कनाडा और यूरोपीय यूनियन से भी FTA की बातचीत हमारी चल रही है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो हम श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका में आपको पता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन वहां खराब रही, और ऐसे में भारत ने काफी श्रीलंका को हेल्प किया है। और यहाँ पे हमने जो है $4 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को हमने दिया है। हमने करेंसी स्वैप की भी बात श्रीलंका के साथ की है। आपको मालूम होगा कि चाइना का जो डेट ट्रैप जो डिप्लोमेसी है, उसके तहत जिस तरीके से श्रीलंका आज इस परेशानी को झेल रहा है, तो भारत चाहता है कि श्रीलंका में 2023 में भारत का ये प्लान है कि श्रीलंका में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ताकि उसकी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर से कम हो। भारत का प्लान है कि $1 बिलियन जो है भारत इन्वेस्ट करेगा श्रीलंका में। और आइडिया यही है
कि श्रीलंका की डिपेंडेंसी कम हो। जहाँ तक बांग्लादेश और हम भूटान की बात करेंगे, हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम नेपाल की बात करेंगे, अभी नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प बहल। हमारे नेपाल के साथ अगर देखेंगे अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉपरेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चाइना अभी जो है चैलेंज बना हुआ है, 2022 में भी बना रहा है, लेकिन 23 में भी एक चैलेंज निश्चित रूप से है चाइना। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्वाड है, राइट। क्वाड के साथ साथ हम देखेंगे कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है हम कह सकते हैं कि चाइना को एससीओ के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एससीओ प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चाइना के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि G20 और एससीओ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करें डिप्लोमेसी के द्वारा। जहाँ तक हम बात करेंगे और भी कंट्रीज की बात करेंगे तो उस कंट्रीज में हम देखेंगे यूएसए के साथ एक सबसे खास इंपॉर्टेंट बात है कि जो IPEF जो है, IPEF ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। इसकी मीटिंग फरवरी में होने वाली है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत इसमें कह सकते हैं पार्टिसिपेट कर रहा है फरवरी में, और ये एक मंच है। इसमें एक सबसे खास बात है कि दो इस तरीके से जो ये RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और साथ ही साथ IPEF, ये दोनों जो हैं, इन दोनों के जो मेंबर्स हैं, राइट, इन दोनों के मेंबर्स मतलब मेंबर्स जो हैं RCEP के भी हैं और IPEF के भी हैं। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डंपिंग ऑफ गुड्स का इश्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कह सकते हैं कि भारत RCEP में नहीं है। फरवरी में भारत इसमें कह सकते हैं कि मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और चाइना से निपटने के लिए या चाइना के पावर को, इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जिस तरीके से हम क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी तरीके से एक ऑकुस भी है, राइट, जो कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, वो भी एक इस तरीके से एक समझौता है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। अब हम बात करेंगे आगे, हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस में भारत परमानेंट सीट चाहता है। ये 2023 भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत इस बात को मजबूती से अपना पक्ष रखे और इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें। 31 दिसंबर 2022 को भारत की नॉन परमानेंट जो मेंबरशिप है उसका टेन्योर समाप्त हुआ है। 2 साल टेन्योर इसका रहता है नॉन परमानेंट मेंबरशिप का। हमारा जो फोकस एरियाज रहा है वो मल्टीलैटरलिज्म रहा है, साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म रहा है, क्लाइमेट चेंज रहा है, और हमने हमेशा बात की है नो मनी फॉर टेररिज्म। आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं हो, किसी प्रकार से कोई हेल्प ना हो। अभी आपको पता होगा कि एक टेररिज्म के लिए एक समिट हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, उसका एक सेशन मुंबई में हुआ था, दूसरा दिल्ली में हुआ था। भारत की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है टेररिज्म के लिए। जहाँ तक हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करेंगे, चूंकि भारत ग्लोबल साउथ का वॉइस के रूप में हमेशा खड़ा होता है, तो यहाँ ग्लोबल साउथ में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक ब्रिक्स है और एक इप्सा है। हम इसके माध्यम से आगे बढ़ने की कह सकते हैं 2023 में हमारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और सेंट्रल अमेरिका से हम लोग कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका से हम लोग अभी निगोशिएशंस काफ़ी देशों से चल रही हैं। वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वेनेजुएला जो है भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, हम यहाँ पर चूँकि चाइना काफ़ी स्प्रेड कर रहा है, उसका एक्सपेंशन यहाँ हो रहा है, तो भारत जो है काउंटर करना चाहता है अफ्रीका में चाइना को। तो इसलिए अफ्रीका इंडिया फोरम समिट जो है, जो 2022 में हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अफ्रीकन यूनियन में 54 कंट्रीज हैं, 54 देश हैं। ये 54 देश हमारे लिए 54 कंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
G20 के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट का जो मुद्दा है वहाँ भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगर हम भारत और ईरान की बात करेंगे तो ईरान हमारे लिए चाबहार पोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करता है। इजराइल और ईरान के साथ भारत के संबंध जो हैं, भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि दोनों देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। जहाँ तक हम मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो भारत जो है OIC और GCC के साथ, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ संबंध बढ़ाने की बातचीत चल रही है। यहाँ पे हमने एक मिडिल ईस्ट में एक संगठन भी बनाया है I2U2 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इस बार 2023 का जो ईयर है वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर है। जो मोटे अनाज होते हैं वो वर्ष है 2023। भारत इसके माध्यम से मिलेट्स के इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस को पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रहा है और इसके द्वारा हम अपने मिलेट्स को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। और 2023 में भारत के लिए चुनौतियों के साथ साथ जो चाइना एक चैलेंज बना हुआ है, साथ ही साथ भारत के लिए अवसर भी है कि भारत किस तरीके से परमानेंट सीट जो यूनाइटेड नेशंस में हमें मिली है उसके लिए चाइना को किस तरीके काउंटर करने के लिए, साथ ही साथ ये हमारी जो 2 प्रेसिडेंसी हैं उनको ठीक से भारत में हो जाएं, शोकेस भारत क्या क्या करेगा, पीस मेकिंग इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, साथ ही साथ जो है वॉइस ऑफ साउथ, और साथ ही साथ भारत की जो नीति है, जो थीम है इस बार G20 की वो वसुधैव कुटुंबकम है। तो मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो संक्षेप में 2022 और 23 का जो मेन थीम है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं और आपको फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मेन चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।